स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्ट होने से लेके 1916 तक जब होम रूल मूवमेंट का आगाज़ होता है तो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स उसमें हुए। एक तो जो सूरत स्प्लिट जिस पे हमने बात की कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बढ़ गया। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन डाली गई। अच्छा, फिर वो मॉर्निमेंटो रिफॉर्मर्स 1909 और उसके साथ साथ इस दौर में वो जो इसको हिस्टोरियन बिपिन चंद्र या उससे पहले सुमित सरकार रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का वो इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो वही टारगेट किलिंग्स या मतलब वो एक हथियार का इस्तेमाल करना। और फिर ये इंडिया में भी और अब्रॉड जहाँ पे हम वो गदर मूवमेंट देखते हैं 1914 में। इसके साथ साथ हम इसी दौर में देखते हैं कि एम.के. गांधी वो वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आते हैं और फिर वो इसी दौर में मतलब काम का आगाज़ करते हैं और वो ऑल इंडिया लेवल के एक लीडर बन जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ 1914 में जो पूरी दुनिया में 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट, बल्कि उसके बाद दूसरा ऐसा ही था, वर्ल्ड वार फर्स्ट का आगाज़ होता है। तो ये सारे इसमें हुए। अब 1916 बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें होम रूल मूवमेंट का आगाज़ होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जब ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो उस टाइम के जो इंडिया में मतलब नेशनलिस्ट्स थे वो इसको देख रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी है, हम सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल के लिए ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करें, यानी एक मौका है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लग गए इस दौर में। और ये मतलब डिबेट हो रहा था कि हम बरतानिया को वार एफर्ट्स में मदद करें या बरतानिया मतलब उनकी जंग में मदद की जाए या नहीं। तो अब देखिए इसी दौर में वो तिलक मंडाले जेल से वापस रिहा होके आते हैं। तो एने बेसेंट या बेसेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। एने बेसेंट वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी वो भी 1914 में कांग्रेस से जुड़ गई थी। अच्छा, वो क्या होता है कि उसने 1913, 1914 से और 15 में उसने बाज़ाब्ता इस पे लिखा कि इंडिया को एक होम रूल की ज़रूरत है, जिस तरह आयरिश कॉलोनीज में जो बरतानिया की है। इसी तरह से ये उन्होंने 25 सितंबर 1915 को लिखा ये होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। फिर 1915 में उसने मतलब जो बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस था वहाँ रेजोल्यूशन भी मूव किया था। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने इस आइडिया को, उस टाइम की लीडरशिप ने आइडिया को पसंद नहीं किया और दैट इज़ वाई कि वो मतलब मटीरियलाइज नहीं हुआ। अब तिलक भी सामने थे, एने बेसेंट भी सामने थी, तो कांग्रेस से वो तवक्का नहीं कर सकते थे कि वो उस टाइम ये मास मूवमेंट का मतलब सोच सके या उनका साथ दे। ओवरऑल ये फैसला हो गया कि हम ये जो होम रूल या सेल्फ गवर्नमेंट की मूवमेंट यहाँ पे चलाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने सपोर्ट तो एने बेसेंट का किया, लेकिन ये फैसला किया कि मैं अपनी अलग से होम रूल मूवमेंट चलाऊंगा। तो दो होम रूल मूवमेंट्स 1916 में चली। एक जो तिलक जो मतलब पूरा डिमार्केशन हुआ, जब ये फैसला हुआ दो होम रूल मूवमेंट्स चलेंगी, तो बाज़ाब्ता एक डिमार्केशन हो गई एरिया की कि किस एरिया में एने बेसेंट काम करेंगी और किस एरिया में तिलक काम करेंगे। सो हम देखते हैं कि ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ तिलक का एरिया था और ये जो बाकी का हिंदुस्तान था ये एने बेसेंट को तहरीक के लिए दिया गया। तो तिलक ने जो बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो बेलगाम में अप्रैल 1916 में यहाँ पे इसका आगाज़ हुआ और 6 ब्रांचेस में उसने इसको मतलब मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइज किया। वन ईच इन सेंट्रल महाराष्ट्र, बॉम्बे सिटी, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और 2 बेरार में। अच्छा, वो पैम्पलेट्स लिखते थे, मराठी में उन्होंने लिखा, 2 इंग्लिश में लिखे, तो करीबन 47,000 कॉपीज उसकी भेजी गई। और फिर गवर्नमेंट ने भी रिप्रेस किया, तो क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम था तो उनसे मतलब वो सिक्योरिटी बांड 60,000 को केस वगैरह कोर्ट में चला, तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने मूवमेंट को दबाने की कोशिश की।
अरे एन ए बेसेंट ने सितंबर 1916 में मतलब इनॉग्रेट किया जो अधियार था उनका, तो उन्होंने भी यही यानी पैम्पलेट्स वगैरह तकसीम किए। और उनके जो थे वो अरुणदेल, सीपी रामास्वामी, इसी के साथ बीपी वाडिया, तो इन लोगों ने बड़ा काम किया। रामास्वामी और बीपी वाडिया ने जो उनका वो कॉमन व्हील और न्यू इंडिया, इस पे बड़ा उनका काम था, ये जो उनके जर्नल्स थे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू साहब इसके साथ जुड़े, चक्रवर्ती और बनर्जी वगैरह कलकत्ता में, तो इसका भी आगाज हुआ। 1917 में जून में यानी बेसेंट और अरुणदेल इन दोनों को हाउस अरेस्ट किया गया। अब इस टाइम तक गांधी बिल्कुल यानी एक्टिव हो गए थे पॉलिटिकली, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखते हैं हम कि उन्होंने कांग्रेस सेशन में ये कहा था कि हम 1000 लोगों का दस्तखत लेंगे, सिग्नेचर्स लेंगे इस इंटरमेंट के खिलाफ, ये जो हाउस अरेस्ट किया गया है इस एन ए बेसेंट को, और उसके साथ साथ विल मार्च टू द हाउस ऑफ दिस एन ए बेसेंट। तो ये गांधी का एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ वो बढ़ रहे थे। अगर हम इसको देखें कि वो कैसे काम करते थे, तो ये मतलब ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ग्रुप्स, उसके साथ साथ रीडिंग रूम्स इन सिटीज, और फिर ये मास्क सेल ऑफ पैम्पलेट्स, लेक्चर टूर्स जिस तरह बाल गंगाधर तिलक ने किया। और इनका बिल्कुल वही था, जिस तरह मॉडरेट मेथड था, लेकिन इंटेंसिटी और एक्सटेंड में उससे बहुत बढ़ के था, लेकिन ओवरऑल वही मॉडरेट वाला अप्रोच ही था होम रूल लीग वालों का भी। अब देखिए, ये वक्त के साथ इसने भी दम तोड़ दिया इस मूवमेंट ने। मॉडरेट्स ने मतलब वो समझ रहे थे कि अब धीरे धीरे होके इसमें ये सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ेगा। और उसके साथ साथ वो जो 1918 में रिफॉर्म्स के बारे में बात चली थी, जिसको वो मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम वो डिवाइड के लिए उनने सामने रखी थी। और फिर तिलक भी वो वहाँ वो वैलेंटाइन चरवाल जो उसने वो इंडियन अरेस्ट किताब लिखी थी तिलक के खिलाफ, तो उसको परसू करने के लिए इंग्लैंड चले गए, तो ये दम तोड़ दिया इस मूवमेंट ने। लेकिन हिस्टोरिकली और इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका बड़ा इस लिहाज से काम है, क्योंकि इसी ने वो जो मास यानी कार्डर ऑफ लीडर्स जिन्होंने आगे चल के गांधी के साथ बड़ी मास मूवमेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें था कार्डर तैयार करने में और लीडरशिप आगे लाने में। एक और जो इसमें 1916 में ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ आप जानते हैं यूपी में है। अब ये पैक्ट इस लिहाज से बड़ा, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर्स में ये पैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और दूसरी बात, इसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को री एंट्री या वो रेडमिट हुए थे कांग्रेस में, क्योंकि सुप्लिट के बाद उनको बाहर धकेल दिया गया था। मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड हुई थी, और ये प्रो ब्रिटिश थी, यानी ब्रिटिश अपीजमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा थी उस टाइम। क्योंकि लॉयल्टी जिस तरह कांग्रेस ने शुरू में की थी कि हम लॉयल रहेंगे, ये भी ऐसे ही थे। और इनको फिर उसके बदले सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था 1909 में। उससे पहले इनको वो ईस्ट बंगाल, जिस पे मैंने बात की कि आपको एक बादशाह फिर से मिलेगी। अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल का बनना, सेपरेट इलेक्टोरेट, एक कामयाबी थी। लेकिन फिर बड़े वाक़ात हुए जिससे मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ये जो एम्पायर था इसमें दूरी पैदा हो गई। एक तो जो एनलमेंट ऑफ रिपार्टीशन या रिपेलिंग ऑफ ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी ये जो रिपील किया गया उसको, पार्टीशन को वापस उन्होंने अलग तरीके से फिर वो पार्टीशन किया था, लेकिन ओवरऑल ये रिपील हुआ। यानी वो जो मुसलमानों को ईस्ट बंगाल के बारे में कहा गया था वो अब उनसे वापस लिया गया। और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वार के आगाज में उस्मानी अटमन टर्कस इसके खिलाफ बरतानिया उनके खिलाफ लड़ रहा था, तो मुस्लिम दुनिया में एक बेचैनी फैल गई थी कि क्योंकि वो एक खुद को खलीफा कहते थे, तो एक रिलीजियस एफिनिटी थी, या मुसलमान उसको ऐसा अपना हेड, क्योंकि मक्का मदीना हिजाज इनके कंट्रोल में था, तो वो डिसमेंबरमेंट का मसला था कि शायद बहुत बुरा किया जाएगा टर्की के साथ।
और बरतानिया कोई खातिर खा जवाब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो दैट इज़ वाई जो यंग मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश से थोड़ा दूर हो गए थे। तो उनमें से हम देखते हैं कि ये लखनऊ में एक लॉयर, जर्नलिस्ट, छोटे छोटे ज़मींदार, उन्होंने वहाँ पे जिसको यंग पार्टी कहा जाता है, वो वज़ीर हसन ने इसको मतलब आगे लिया और इन्होंने मुस्लिम लीग पे कंट्रोल हासिल किया। अब ये यानी कांग्रेस के करीब आ गए और दोनों ने फैसला किया कि नेशनल गवर्नमेंट यानी बॉम्बे में 1915 में फैसला हुआ कि हम दोनों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट के लिए दोनों लड़ेंगे। और 1916 में लखनऊ में इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, जहाँ ये बात मान ली गई कि दिस सलब गवर्नमेंट इज इमीडिएट डिमांड, यानी जो मुस्लिम लीग कांग्रेस की अब सलब गवर्नमेंट एक डिमांड है सबसे बड़ी, और जिस पे मतलब इमीडिएटली बरतानिया को काम करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्टोरेट, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे बात करूँगा मैं वहाँ पे समझाऊंगा सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, लेकिन ये मान लिया गया कि आपके लिए सीट्स रिजर्व की आपको दी जाएगी। तो 7 स्टेट्स में इनको, जहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे, और हाफ इन पंजाब एंड 1/3 इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये जाके इसको यानी कांग्रेस ने मान लिया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वो चाहते थे कि जो मुसलमानों में एक डर है कि शायद मेजॉरिटी मतलब हमें दबा जाएगी, तो वो डर ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बाकी दोनों ने डिमांड मतलब नेशनल गवर्नमेंट या सलब गवर्नमेंट की थी इस टाइम। अच्छा, एक और बात जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो बाहर निकाले गए थे, तो वो वापस आए लखनऊ पैक इसी लखनऊ सेशन में। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, वो जो लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे, उसने बड़ी वो इमोशनल एक मतलब तकरीर की थी इस बारे में। तो वो वापस आते हैं यहाँ, क्योंकि तिलक ने, बेसन वगैरह ने बड़ा काम किया। अब इसके बाद एक बड़ा होता है रौलाट एक्ट, जिसको सेडिशन कमेटी एक्ट भी कहा जाता है। वर्ल्ड वार जारी था, यहाँ पे वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का दौर था। तो 10 दिसंबर 1917 में गवर्नमेंट ने ये अपॉइंट की थी, ये जो सिडनी रौलाट जस्टिस था, टू इन्वेस्टिगेट यानी जो रेवोल्यूशनरी क्राइम हिंदुस्तान में है और रिकमेंडेशन सजेस्ट करे। अब देखिए, इसने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी और 2 बिल्स, उनमें से एक ही पास हुई थी ऑन 6 फरवरी 1919। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा कि टेम्परेरी मेजर्स है, यानी जो सेडिशियस क्राइम है उसको दबाने के लिए। अच्छा, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ये जो सेडिशन कमेटी एक्ट है, क्या था इसमें कुछ बातें थी जिन पे हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा हो गया। एक तो ये था कि जो वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस थी उनको परमानेंट किया जाएगा, यानी उसमें वार टाइम में जो हिंदुस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी दे विल बी परमानेंट। अच्छा, दीज इसी तरह से ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में 3 जज होंगे, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी जगह मेरे अपील नहीं कर सकते हो आप। और इसमें जो एक बड़ा, जिसपे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब वो गम गुस्से का इजहार हुआ, ये था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी भी जगह तलाशी यानी सर्च अरेस्ट कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। और इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी आदमी को डिटेंशन में ले सकते हैं विदाउट ए ट्रायल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, यानी आप उठा के ले जाओगे और कोर्ट वगैरह में उसको पेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडेम बहुत ज़्यादा हुआ और इस टाइम तक गांधी बिल्कुल सामने आ गए थे। वो खेदा, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद वगैरह के वाक़ात हो गए थे। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत यानी कंटेंट जो इसका है और जिस तरह से ये पास किया गया है, दोनों को बड़ा क्रिटिसाइज किया मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। अच्छा, एक उन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई, जिसको कि 24 फरवरी 1919 ये बॉम्बे में इन्होंने बनाई। और इसमें जो होम रूल के एक्टिविस्ट थे उनको शामिल किया गया, उनको बुलाया गया। अब जैसे ये मतलब उन्होंने बनाई तो 26 फरवरी को उन्होंने तमाम लोगों को एक ओपन लेटर लिखी कि सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाए। हम देखते हैं उस टाइम जो थे डी वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, टीवी सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री,
हालांकि एने बेसेंट उन्होंने अपोज किया ये सत्याग्रह को। सत्याग्रह आप जानते हैं गांधी का एक मेथड है, यानी आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है। तो उन्होंने पूरे कंट्री को अपील की गांधी ने कि आप हड़ताल करें 6 अप्रैल को, और जिसको अर्लियर वो 30 मार्च को कह रहे थे, बाद में 6 अप्रैल को लिया गया। अच्छा, दिल्ली में ये 30 मार्च को ही हुआ था और पुलिस फायरिंग में 10 लोग वहाँ मारे गए थे। अब उसके बाद उन्होंने 7 अप्रैल को ये कहा कि अब जो सत्याग्रही है वो जो गवर्नमेंट ने मतलब लिटरेचर को इस तरह से न्यूज़पेपर्स को बैन किया है, तो इसके खिलाफ वो काम करे। तो जो बैनड बुक्स थी उनके मतलब उनकी सेल के लिए काम किया गया, जिसमें गांधी की अपनी किताब ही थी हिंद स्वराज, जिसको पहले यानी पाबंदी जिस पे लगा दी गई थी। अब इसमें एक बड़ी जो अमृतसर की ट्रेजेडी थी, जलियांवाला बाग वाली ट्रेजेडी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि मतलब जब मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो पूरा एक हर जगह पे इसके खिलाफ एक मतलब बड़ा मतलब सीवियर रिएक्शन आया हर जगह से। तो जो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल है वो अरेस्ट हुए इसी मामले में। फिर वहाँ वो जो मॉब वायलेंस हुई थी और उसमें 5 अंग्रेज लोग मारे गए थे, इंग्लिशमैन। अब वो 13 अप्रैल को वहाँ वो बाग में थे, और जलियांवाला बाग, और वहाँ जो जनरल डायर ने मतलब अनआर्मड लोगों पे गोलियां चलाई। 379 मतलब ऑफिशियल फिगर्स है कि वो उसमें मारे गए। तो ये एक मतलब बड़ा हादसा था इस पूरे दौर का। अच्छा, 18 जब ये मतलब अब हाथ से निकल रहा था, सत्याग्रह वगैरह यानी नॉन वायलेंस से बिल्कुल साइड पे जा रहा था, तो 18 अप्रैल को उन्होंने सत्याग्रह ऑफ किया। और फिर उन्होंने इसी को कहा था कि ये हिमालयन ब्लंडर है, क्योंकि ही अफोर्ड सिविल डिसओबीडियंस टू पीपल हु वर इनसफिशिएंटली प्रिपेयर्ड टू द डिसिप्लिन ऑफ सत्याग्रह। तो अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ इसमें देखते हैं कि गांधी ही इमर्जेड एज एन लीडर ऑफ ऑल इंडिया स्टेचर, यानी पूरे जो हिंदुस्तान में अब गांधी को जाना गया। और उसके बाद जो यहाँ की सबसे बड़ी तहरीक, यानी पहली सबसे बड़ी तहरीक खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज होता है। तो नेक्स्ट मैं उसी पे बात करूँगा, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। थैंक यू।